हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। क्वेश्चन आवर में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे उत्तराखंड की। देखिए, उत्तराखंड और यूपी में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री पार्टी के स्टार प्रचारक भी है। पश्चिम बंगाल में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी चुनाव प्रचार प्रसार भी किया था। दोनों दिग्गजों ने जहां जहां जनसभा या रोड शो किए, वहीं पार्टी प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई। अब अगले साल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी विधानसभा का चुनाव होना है। पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन पहले ही कह चुके हैं कि योगी और धामी बेहतर काम कर रहे हैं। तो फिर ऐसे में सवाल है कि क्या दोनों दिग्गजों के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव में बीजेपी हैट्रिक लगा पाएगी? देखिए रिपोर्ट। पौड़ी के पंचूर गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ का अपने प्रदेश और मूल क्षेत्र से गहरा जुड़ाव है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में सशक्त कानून व्यवस्था स्थापित की है और बुलडोजर बाबा के नाम से उनकी पहचान अब बंगाल तक पहुँच चुकी है। आज उत्तर प्रदेश की जो मॉडल है, उसकी गूंज सभी जगह सुनाई देती है। हाल ही में जो बंगाल चुनाव के नतीजे आए हैं, आप सबको पता है, देश की आजादी के बाद पहली बार बंगाल पूरा भगवामय हो गया। और उन नतीजों के बाद मैं कुछ मीडिया की रिपोर्ट देख रहा था। उसमें एक रिपोर्ट में आ रहा था कि बाबा का बुलडोजर भी हिट हो गया। और आप जहां भी जाते हैं वहां राष्ट्र धर्म, सांस्कृतिक चेतना, जनजागरण का एक विशेष वातावरण वहां निर्मित हो जाता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात पर जोर दिया कि योगी आदित्यनाथ जहां भी जाते हैं वहां जन जागरण का एक विशेष वातावरण जागृत हो जाता है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े राज्य के मुखिया हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ यूपी में बेहतर काम कर रहे हैं। आदरणीय योगी जी भी इसी क्षेत्र के आप लोगों की तरह एक सामान्य परिवार में पैदा होकर सामान्य स्थितियों में अपने जीवन को उन्होंने आगे बढ़ाया। यही पंचूर गांव में उनका बचपन बीता और आज देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसलिए आप लोगों ने हमेशा विचार करना चाहिए कि जीवन में यदि कठोर परिश्रम, अनुशासन, लगन और संकल्प हो तो सफलता निश्चित रूप से ऊपर होती है। लक्ष्य हमेशा हमको प्राप्त होता है। पौड़ी के पंचूर गांव में आयोजित कार्यक्रम में एक तरफ जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सीएम धामी की प्रशंसा कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तराखंड का तेज गति से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वास है वाले दिनों में बीजेपी की सरकार और सीएम धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड का अग्रणी राज्य बनेगा। ये मेरा सौभाग्य इस पवित्र आयोजन में आपके साथ मुझे भी जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं एक बार से आप सबको इस पूरे कार्यक्रम की हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, करता हूँ कि विष्णु उत्तराखंड की समृद्धि में जो योगदान उत्तराखंड की सरकार कर रही है, निरंतर उसे विकास के नए पथ पर आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। यह विकास की प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़ करके उत्तराखंड को देश के समृद्धतम राज्यों की श्रेणी में ला करके खड़ा करने में सफल होगी। यूपी और उत्तराखंड दोनों ही राज्यों में 2027 में विधानसभा का चुनाव है और दोनों राज्यों के मुखिया पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने पहले ही साफ कर दिया है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ तो उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। लिहाजा पार्टी के नेताओं का कहना है कि योगी और धामी की जोड़ी 2027 के विधानसभा चुनाव में कमाल करेगी, जिस पर विपक्ष यानी कांग्रेस ने तंज कसा है। देखिए, जिस तरीके से जो है धामी जी योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगी अगर उन्हें बुलडोजर इतना पसंद है और योगी आदित्यनाथ जी इतना पसंद है, तो जिस तरीके से कल चंपावत में 2 दिन पहले एक अपराध होता है जिसमें उनकी ही पार्टी के पूर्व मंडल उपाध्यक्ष
और अध्यक्ष शामिल होते हैं, 16 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार होता है और 2 दिन के दबाव में जब पुलिस लीपापोती करने का कार्य जो है कल शाम से इस जघन्य अपराध पर कर रही है, क्यों नहीं अपने नेताओं के घर पे बुलडोजर चलाने का कार्य धामी जी कर रहे हैं, अगर बुलडोजर आपको इतना पसंद है तो। और मैं कहना चाहूंगी कि ये आदित्यनाथ जी की तारीफ करना धामी जी की मजबूरी है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं पता है कि आरएसएस की नजरों में मोदी जी से ज्यादा अगर छवि है और है तो योगी आदित्यनाथ जी की, और अपनी कुर्सी तो धामी जी को बचानी है, अभी चुनावी वक्त है। और जिस तरीके से वो चेहरा जो है घोषित करने का कार्य किया गया है, लेकिन उसके बाद नवीन जो दौरा था वो रद्द हो गया, उसके पीछे भी षड्यंत्र होंगे, जिन षड्यंत्रों से उन्हें बचाने का कार्य योगी आदित्यनाथ जी करे तो बिल्कुल आप तारीफ करेंगे। और मुझे लगता है कि आप तारीफ करिए, लेकिन आप सदैव उनके पद चिन्हों पर चलते रहे। उन्होंने निंदा प्रस्ताव के लिए विधानसभा सत्र बुलाया, आपने निंदा प्रस्ताव के लिए विधानसभा सत्र बुलाया, वो करते हैं वो आप करते हैं, तो बुलडोजर भी चलाइए ना अपराधियों पे धामी जी, क्यों सिर्फ जो है तारीफ करके उनका जो अटेंशन है वो अपनी तरफ पाने का प्रयास कर रहे हैं। 2017 से यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और अगले साल दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव है। बीजेपी की नजर यूपी उत्तराखंड सहित उन राज्यों पर है जहां अगले साल विधानसभा चुनाव है। यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी हैट्रिक लगाने की तैयारी में है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इतना आसान हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट एचएनएन न्यूज। पश्चिम बंगाल और असम में मिली प्रचंड जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों पर है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में 27 में चुनाव है और यहां पर योगी और उत्तराखंड में धामी की जोड़ी एक बार फिर से सुपरहिट साबित किया नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उसको लेकर राजनीतिक पारा एक बार से गरमाया हुआ है। जहां उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का पीडीए है, तो वहीं उत्तराखंड में कई अहम ऐसे मुद्दे जिनको कांग्रेस उठा रही है। क्या 27 की राह बीजेपी और खासकर धामी और योगी के लिए आसान होने वाली है? क्या जीत हैट्रिक एक बार फिर से लगा पाएंगे? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता राजेश बिष्ट जी हमारे साथ है, कांग्रेस नेता अभिषेक भंडारी जी हमारे साथ है, प्रवक्ता यूपी से मीनाक्षी घिल्डियाल जी हमारे साथ है और प्रेम पंचोली जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। आप चारों का ही बहुत बहुत स्वागत है एचएनएन न्यूज पर। सबसे पहले राजेश जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। 27 अब फोकस है। पश्चिम बंगाल और असम में मिली प्रचंड जीत के बाद हर किसी को नजर बीजेपी उत्तराखंड और यूपी बिल्कुल भी गंवाने के मूड में नहीं है, चाहेगी और जीत की हैट्रिक लगाना चाहेगी। लेकिन वाकई क्या योगी और धामी की जोड़ी के लिए इतना आसान होने वाला है? क्योंकि चुनौतियां हैं। जहां उत्तर प्रदेश में आपके सामने अखिलेश यादव 2024 में क्या परफॉर्मेंस रहा में वो सबने देखा, वहीं उत्तराखंड में जब आते हैं हम तो कांग्रेस के अहम ऐसे मुद्दे जो कांग्रेस उठा रही है, चाहे वो अंकिता भंडारी का मुद्दा हो, गैरसैंण का मुद्दा हो, भू कानून का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे हैं, यानी चुनौतियां कई है। क्या सचमुच योगी और धामी की जोड़ी के लिए 27 का चुनाव इतना आसान हो जाएगा? जी, सबसे गौरवान्वित करने वाली बात उत्तराखंड के लिए यह है कि यहीं के एक सपूत पिछले 2 पंचवर्षीय से उत्तराखंड के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश, जहां से उत्तराखंड बनकर एक नया राज्य बना था, वहां पे भी हमारे ही देवभूमि के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में आदित्य योगीनाथ जी वहां पर विराजमान है। और जिस तरह से उन्होंने पिछले 9-9.5 वर्षों के अंदर यूपी को एक पृथक और अलग राज्य बना के एक ऐसा संदेश पूरे देश के अंदर दिया है, जो एक यूपी एक जमाने में देखा जाता था, जो डर का माहौल होता था, गुंडागर्दी होती थी या तमाम इस तरह के काम होते थे, जिससे पूरा उत्तर प्रदेश भय के माहौल में था। आज अगर उत्तर प्रदेश भय मुक्त है तो माननीय योगी जी के जो कुशल शासन उनका रहा है, उनके माध्यम की वजह से, उनके द्वारा जो कुशल नीति उस प्रदेश के अंदर अपनाई गई है, जो बीजेपी कभी दोबारा वहां पर सरकार नहीं बना पाई थी। लगातार 2 बारी अगर सरकार बनाई, कहीं ना कहीं उसके पीछे के कारण उनकी योग्यता और उनकी विकासशील नीति है। अगर हम उसी के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड की अपनी देवभूमि की बात करें, निश्चित रूप से धामी जी को अगर हमारी केंद्रीय नेतृत्व ने दोबारा मौका दिया 22 के चुनाव में, मुख्यमंत्री बनने के बाद दोबारा मुख्यमंत्री बनाया, तो उसके पीछे का स्पष्ट संदेश और कारण है कि हमारे मुख्यमंत्री जी के पास कहीं ना कहीं वो विजन है, वो उनके कार्यकाल के अगर हम 4.5-5 साल अगर हम लोग उनके देखे कार्यकाल,
कार्यकाल उनको 2017 से के बीच में मिला था, तो उनके एजेंडे वाकई ऐतिहासिक रहे हैं, जिसकी वजह से उत्तराखंड को भी एक अलग श्रेणी में रखा गया है। और निश्चित रूप से दोनों उत्तराखंड के जो लाल हैं, तो हमारे अलग अलग राज्यों में जैसे जैसे कुशल शासन उनका चल रहा है, आगे को भी उनका कुशल नेतृत्व रहेगा और 27 में भी जो बागडोर रहेगी उनके नेतृत्व में रहेगी। और निश्चित रूप से उत्तराखंड को भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक बनी हुई आप लोगों को मिलेगी। चाहे हम लोगों ने पूर्व में भी अगर हम लोग समानता करें चुनावों के निष्कर्ष पर, चाहे लोकसभा के चुनाव की बात कर लें, हम लोग निकाय चुनाव की बात कर लें, हम लोग पंचायत चुनाव की बात कर लें, उपचुनाव की बात करें, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पे उत्तराखंड की जनता ने विश्वास जताया और जो फैसले निरंतर जनता के हित में लिए गए हैं वो कारगर साबित हुए और वही 27 के मुद्दे रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी विजन वाली सरकार है और जो बिहार की जीत है, जो बंगाल की जीत है, आसाम की जीत है, वो और अधिक विश्वसनीयता और कार्यकर्ताओं के अंदर जोश बढ़ाने वाला काम करके गई है। क्योंकि अब बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं, 6 महीने 8 महीने में चुनाव हो जाएंगे, तो उसका जो अन्य राज्यों में नतीजे रहे, देखिए निरंतर अगर हम लोग नीचे से देखें, महाराष्ट्र जीतते हुए आए, हरियाणा को हम लोग ने दोबारा जीता, उसके बाद जो लगे हुए राज्य मध्य प्रदेश की हम बात कर ले, हम लोग बिहार की बात कर ले, हम लोग बंगाल की बात कर ले, आसाम की बात कर ले, निरंतर जनता विश्वास भारतीय जनता पार्टी के कुशल नेतृत्व पे जता रही है। और मेरा भी ये विश्वास है कि 24 जो हल्का बहुत परफॉर्मेंस लो रहा, उसका 24 के बाद जो वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस से नेता अभिषेक जी भी हमारे साथ है। अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी का हमारे पास योगी और धामी की जोड़ी है, समय पीएम मोदी का आशीर्वाद है, हमारे पास नेतृत्व भी है, नीति भी है। कांग्रेस के क्या है? कांग्रेस के पास क्या है कि वो जनता के बीच बढ़ जाए? धन्यवाद रिया जी, आपने बहुत अच्छे मुद्दे पे बात करी कि योगी जी अपने गांव पंचूर आए और उनके साथ साथ धामी जी थे। उन्होंने धामी जी की तारीफ करी। तारीफ पता नहीं किस शब्दों में करी, तो धामी जी बता पाएंगे या भाजपा के प्रवक्ता बता पाएंगे या आप सारे एनालिस्ट हैं, जितने भी समीक्षक हैं, वो बताएंगे कि क्यों करी। योगी बनने के लिए योगी ने कुछ काम किया होगा, ऐसे ही धामी बनने के लिए मुझे भी लगता है कि धामी बने हैं तो उन्होंने कुछ काम किया होगा। यहां पे आप देखिए, पिछले कुछ वर्षों में महिला अपराध किस कदर से बढ़े हैं। आप बताइए, क्या महिला अपराध में नंबर 1 आना कोई एक बहुत आपका विजन है क्या? आप चलो मैं एक छोटी सी आपकी बात ले जाता हूं। चंपावत की एक घटना है, वहां पे किस तरह से आप देख रहे होंगे 4-5 दिन से, कल मुख्यमंत्री का दौरा भी था, मुख्यमंत्री ने अपना जो भी कसीदा पूरा ठीकरा कांग्रेस पे छोड़ दिया। मैं एक चीज बताइए, उस बालिका के साथ निर्मम जो दुर्घटना हुई या दुर्घटना की गई, दुर्घटना है ना, चाहे का मतलब तो चोरी है ना। मैंने चोरी का सामान वापस कर दिया, आप चाहे डरा करो चाहे धमका के करो, तो ऐसा क्या उत्तराखंड की हमने देवभूमि की कल्पना की थी क्या? योगी से अपराध कांपता है और धामी जी के शासन में अपराध इनके गले लगता है। आप देखिए, महिला अपराध आज तक अंकिता भंडारी जो हत्याकांड ना, उसका अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। उसका कितने सारे लोग आ गए, कभी अनिल जोशी जी आ जा रहे हैं, कभी कोई आ जा रहा है, कभी इस तरह से हमारा उत्तराखंड मैसेज देना चाह रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूं, अगर वाकई में धामी जी कुछ ये चंपावत विधानसभा इसलिए मामला ज्यादा अब क्या गरमाएगा, मैं ये बोल रहा हूं, चुनावी मुद्दा मुझे लगता है जरूर बनाएगी भाजपा कि हम तो कांग्रेस के मत्थे मर दिया ये। लेकिन एक चीज बताइए, अपराध होना और अपराध को दबाना दो अलग अलग विषय। किसी भी समय कोई भी अपराध करते हैं, आप बताइए, यहाँ पे बाहर से कोई भी आदमी कभी मसूरी में गोलाबारी कर दे रहा है, अभी एक ब्रिगेडियर हमारे जोशी जी, उनकी हत्या कर दी, उसमें क्या हुआ? यहाँ पे आए दिन इतने अपराध हो रहे हैं। अपराध के अलावा माफिया, खनन, इसके अलावा आप हमेशा कसीदा कसते हैं ना, हमने खनन में इतना पैसा कमा दिया, तो क्या आपका विजन इस तरह की यही है क्या?
कितने स्कूलें बंद करी, आपने कितने हॉस्पिटल्स बंद करे, आप खाली अपना नाम आगे बढ़ा रहे हैं क्या? मैं अभी जो बंगाल की बात बता रहे हैं कि बंगाल में परचम लहराए, राजेश बिस्ट जी बोले, निसंदेह लोकतंत्र में, स्वच्छ लोकतंत्र में जो जीत के आए अच्छी बात है। उस दिन से आप लगातार डिबेट या समाचार पत्रों में, हम भी समाचार पत्रों में ये सुन रहे हैं कि टीएमसी ने इसको मार दिया, बीजेपी ने इसको मार दिया। क्या इस तरह की घटनाएं लोकतंत्र के, स्वच्छ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है क्या? आप बताइए, आपने एक इतिहास बनाया है, 240 सीआरपीएफ की अर्धसैनिक बल वहां पे तैनात किए हैं, और अगर वहां पे कोई अपराध कर रहे हैं, चाहे कोई भी कर रहा है, अब वो उसके बाद जांच का विषय है, लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि अपराध सीधे मत्थे फोड़ दे रहे हैं। आपके वहां पे अध्यक्ष जी ने बोला, या वहां पे जो भी बड़े नेता हैं वो सारे बोल रहे हैं सीआरपीएफ को देखना चाहिए। ये कोई बात हुई? आप बोल रहे हैं ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दे रही, ये कोई बात थोड़ी नहीं होती है। एक स्वच्छ लोकतंत्र पेश करें। मैं आपको अभी बता रहा हूं, जिस समय प्रधानमंत्री पहली बार जवाहरलाल नेहरू थे, तो पूर्ण बहुमत की सरकार में से 6 उन्होंने विपक्षी दलों के मंत्री बनाए थे, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। तो आप इस तरह का लोकतंत्र पेश करें, न कि मारकाट का लोकतंत्र पेश करें। अमित शाह जी का बयान आ रहा है कि इस तरह की तो घटनाएं होंगी, क्योंकि बहुत सारे टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटका दूंगा। आप बताइए रिया जी, आप एक निष्पक्ष पत्रकार हैं, आप इस तरह की समीक्षा करेंगे? आप बताइए, हमारे बड़े सभी पैनलिस्ट हैं, अपनी बातें बोलेंगे, लेकिन समीक्षा आपने निकालनी है। लोकतंत्र में क्या इस तरह जायज है? और आप बता रहे हैं 2027 में हमने योगी जी के चरण कमलों पे उत्तराखंड वो करना है, तो इस तरह से अपराध बढ़ेंगे हर तरह से। आप बताइए। बिल्कुल भंडारी जी, अपराध चाहे देवभूमि उत्तराखंड में हो या फिर पश्चिम बंगाल में, कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, अपराधियों को, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन राजेश जी, राजेश जी, जैसा भंडारी जी ने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि एक सख्त प्रशासक की है, जीरो टॉलरेंस की नीति है, लॉ एंड ऑर्डर काफी सुधरा है, लेकिन उत्तराखंड का क्या? रहने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धाकड़ धामी है, धुरंधर धामी है, लेकिन जब बात ग्राउंड की आती है तो चाहे वो अंकिता भंडारी हो या चंपावत वाली जो घटना का जिक्र वो कर रहे हैं, देहरादून में आए दिन गोलियां चलती हैं, राजधानी देहरादून है, फेस है पूरे उत्तराखंड का, देहरादून से सटे हुए शहर मसूरी में गोलीकांड होते हैं। क्या समझा जाए, क्या सीएम धामी के कंट्रोल में नहीं है? प्रिया जी, बिल्कुल नहीं है। अभिषेक भंडारी जी को मैं जितना जानता हूँ समझ आए बातचीत से कि ये बहुत प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन गलत पार्टी में हैं। इनको जो वहां से ट्यूटोरियल मिला है, जो इनको लिखकर संदेश दिया, ये बेचारे उसी पे अभी भी अपनी जो क्लास है उसका रिपीट टेलीकास्ट यहाँ पे चल रहे हैं। जबकि मैं बताना चाहता हूँ कि जो ड्रामा कांग्रेस पार्टी ने रचा था, जो 3 दिन से मीडिया की सुर्खियां बटोर रहे थे, उसमें ये विफल है। मैं आपके सामने स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, इनके एक नेता टनकपुर बनबसा से हैं, जो आजकल वीडियो में बार बार कह रहे हैं कि मैं 2027 की तैयारी चंपावत कांग्रेस पार्टी से कर रहा हूं। आज उन्होंने भी बैकफुट पे आके टर्न ले लिया है। कल तक उनकी जो फोटो और फ्लैक्स हम देख रहे थे, अशोका रोड में लेकर उन्होंने वीडियो वायरल करी अपनी कि ऐसी ऐसी घटना, लेकिन आज उनको पता है कि 27 की अगर वो तैयारी कर रहे हैं और उस बंदे के सामने झूठ परोसेंगे तो जूते पड़ेंगे। तो उससे बचने के लिए उन्होंने नामा दे दिया। शायद हमारे भंडारी जी तक वो वीडियो पहुंच नहीं पाई है। ये आज भी उस ड्रामे को, जिसको क्रिएट करके लोगों की एक टीम बनाई, जो झूठ परोसा, जो षड्यंत्र और नीचता की हदें इन्होंने राजनीति में पार कर दी है। इतनी ऐसी स्थिति इन्होंने कम से कम, बहन बेटी किसी की हो, इस प्रदेश की बेटी, इस प्रदेश की बहन है वो, लेकिन जो ये चाह रहे थे होना, उसमें इनको विफलता हाथ लगी है। देखिए, कोई भी क्राइम होता है उसमें जांच होती है, जांच के बाद साइंटिफिक तरीके से जो डॉक्टर्स की टीम है उनके द्वारा भी एक 16 साल की बच्ची निर्भीकता से पहला बयान राइटिंग में गया और इनके द्वारा रचित जो षड्यंत्र था उसका पर्दाफाश की एसपी ने कर, वहां के ने कर दिया, और बच्ची ने आकर, के भाई ने आके जो कार है उसके पीछे स्पष्ट कर दिया। क्या आपको लगता है कि किसी बच्ची के साथ इस तरह अगर कोई घटना हुई है, कोई उसके साथ हुआ, तो क्या इतनी निर्भीकता से वो मीडिया सामने बैठ के अपना बयान दे सकती है? मुझे तो ये लगता है कि अगर
3 लोग मिलकर अगर किसी के साथ ऐसा अत्याचार कर रहे, तो मेरी समझ से तो वो 2-4-5 दिन के लिए ट्रॉमा में रहेगी और बैठ के अपना नाम भी ठीक से नहीं बता पाएगी। लेकिन उसका जो 2 मिनट का बयान, 3 मिनट का बयान है, वो पूरी मीडिया में है। उसका तो उसके भाई का भी बयान आया है कि के द्वारा कमल रावत के साथ मिलकर एक टीम तैयार की गई थी, जिस टीम के माध्यम से ये चक्रव्यूह रचने का प्रयास किया गया। लेकिन दुर्भाग्य ये विफल रहे। उसमें ये चाह रहे थे इस चुनावी वर्ष में कहीं ना कहीं हम लोग इसका माइलेज उठाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग डिफेंड। मैं कहना चाहता हूं कि आपका षड्यंत्र विफल रहा है और आप लोग की बहन बेटी को रावत की जिस घटना का आपने जिक्र किया, प्रेम पंचोली जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार है, उनके पास मैं जरूर जाऊंगी। लेकिन उससे पहले मीनाक्षी जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है हमारे पास नेतृत्व भी है जी। छोटा सा जवाब दूंगा रिया जी, थोड़ा सा 1-2 सेकंड का जवाब देता हूं। मैं राजेश बिस जी से उनकी बात से इत्तेफाक नहीं है कि वो कोई दूसरे थोड़ी नहीं है, हमारे प्रदेश के हमारे भाई हैं। मैं जी, आप भी हमारी बहन है। मैं ये बोल रहा हूँ, चंपावत की जो घटना हुई ना, घटना तो हुई, चाहे उसमें अगर कांग्रेस है या कोई भी है, दोषी को तुरंत मिलनी चाहिए। नहीं, लेकिन ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं जायज है भंडारी जी। बिल्कुल नहीं, राजनीति एक चीज बताइए, अगर विपक्ष मुंह बंद किए हुए चुपचाप बैठेगा तो आप बोलोगे क्या बैठे हुए हैं, तो विपक्ष इस पे जवाब नहीं देगा क्या? हमें भी जितनी भी सूचनाएं मिलती है, हमारे लोग वहां पे गए हैं, सब लोगों ने अपनी अपनी करी है, लेकिन नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया सर आप लोगों ने? सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया आप लोगों ने? पोस्टमार्टम रिपोर्ट 2 दिन 3 दिन बाद आती है, तो क्या उस बेटी को वहां पे मरने दिया जाता है? पुलिस किस तरह से वहां पे वीडियो वायरल हो रहे हैं, पुलिस वाले किस तरह से वहां पे हाथापाई कर रहे हैं, अगर कोई अपनी बात रखे तो हाथापाई कर रहे हैं। पहले एसएसपी का बयान कुछ था, आज एसएसपी का बयान कुछ और है, तो इस तरह की घटना ही नहीं होनी चाहिए। मैं उसमें दोषी चाहे कोई भी है, कांग्रेस हो बीजेपी हो, अगर कांग्रेस का अभिषेक भंडारी है, उसको भी अगर इतने जघन्य अपराध किया है तो मेरे को भी चौराहे पे जाके गोली मार दो या फांसी दे दो। लेकिन इसमें कोई भी हो, इस तरह के दुराचार करने के लिए ना 10 बार सोचे, 50 बार सोचे। उत्तराखंड या हमारे देश में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और इस तरह के लोगों पे चाहे कोई भी हो, आदमी का उत्साह कैसे बढ़ता है जब हमसे बड़े हमारा गलती में हमारा साथ देते हैं जी, जब हमारी गलती में हमारा साथ देते हैं, या हमसे छोटे अगर हमको किसी बात गलत काम के लिए अगर रोकेंगे नहीं, तो आने वाले टाइम में इस तरह की घटनाएं बढ़ेगी। तो ये काम हमारे मुखिया का है, हमारे मुख्यमंत्री सबसे बड़े हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, तो उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। ये नहीं कि खाली मैं वो योगी जी के साथ घूम रहे थे, इस तरह ऐसा थोड़ी नहीं चलेगा। आपको भी प्रदेश की देख रेख चाहिए। आप योगी जी आए तो ऐसा थोड़ी नहीं। प्रेम पंचोली, जिस चंपावत वाली घटना का जिक्र यहाँ जी, पर थोड़ा हो रहा है, मौका मुझे भी दे दीजिए जी। मैम, मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन अभी बात है, मैं एक बार प्रेम पंचोली जी का रिएक्शन चाहूंगी इस पर। प्रेम पंचोली जी, सर, चंपावत वाली जिस घटना का जिक्र हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ऐसी घटनाओं पर कम राजनीति होनी चाहिए। वही कांग्रेस का कहना है कि चंपावत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गृह क्षेत्र, वहां से विधायक है, वहां इतनी बड़ी घटना हो जाती है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलग कार्यक्रमों में और दौरों में व्यस्त है। ऐसी घटनाओं पर राजनीति, पंचोली जी? देखो, ऐसी घटनाओं पे तो राजनीति होनी नहीं चाहिए, और राजनीति कर रहे लोग ऐसी घटनाओं पे, तो ये था कि इस प्रदेश का जितना प्रोपोगेंडा, चाहे पक्ष प्रतिपक्ष के इस तरह के घन्य अपराधों पे प्रोपोगेंडा बना रहे हैं, उससे अच्छा कि इशू उत्तराखंड के बहुत सारे मुद्दे हैं, उन्होंने इन ऐसे मुद्दों को कभी बनाया नहीं है। जिस तरह से कटने मरने के लिए राजनीतिक दल खड़े हो जाते हैं, दलों के कार्यकर्ता खड़े हो जाते हैं, ये ऐसी घटना घटी है। आप इमेजिन कीजिए कि लड़की के साथ इस तरह की घटना घटी है, उसके पेरेंट्स और वो लड़की या उसके आजू बाजू या उनके नजदीक के लोग क्या ऐसी घटना के बाद इस तरह से प्रस्तुत हो सकते हैं जैसे दूसरे दिन या आज उनकी रिपोर्टें आ रही है? तो ये जांच का विषय है। मैं तो सिर्फ कहना जांच जारी है ऐसे मामलों में। मुझे लगता है थोड़ा सा संयम बरत ज्यादा बेहतर है वही राजनीतिक दलों की तरफ से। बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो डिबेट आपने रखा, आपने लिया होगा कि डिबेट जिस पे है, कांग्रेस और डिबेट को बदल रही है। ये लोग होमवर्क
आते नहीं, तय क्या है? आप तो मोदी और योगी और धामी की जोड़ी को लेकर के बात करना चाहते हैं, तो योगी और जोड़ी के कई सवाल हैं उत्तराखंड राज्य में। बिल्कुल, और देखिए 24 मिनट हो चुके हैं, डिबेट शुरू हुए, लेकिन हम जो डिस्कशन है वो चंपावत एक सेकंड, भंडारी जी आऊंगी आपके पास। सर ऐसे नहीं, सर ऐसे डिस्कशन नहीं होगा, अपने अपने समय पर सर प्लीज। ओके मैम। मीनाक्षी जी इंतजार कर रहे हैं। मीनाक्षी जी। जी मैम प्लीज। जी, जैसे अभी भाई प्रेम पंचोली जी ने बोला कि किस प्रकार से ये लोग डिबेट का रुख ही बदल देते हैं। हम जानते हैं कि चंपावत की घटना जो है, दोनों एक दूसरे को इनका बेसिकली व्यक्तिगत और राजनीतिक स्वार्थ ये हर एक घटना में निकालने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए क्योंकि टॉपिक जो है वो है योगी और धामी की जोड़ी। सबसे पहली बात है कि योगी जी, क्योंकि हमारे धामी जी जब अपने भाषण की शुरुआत की तो उन्होंने यहीं से शुरुआत की कि योगी जी हमारे गांव में से पैदा होके आज उन्होंने एक इतने बड़े राज्य की मुख्यमंत्री की बागडोर संभाली। तो मेरा सवाल तो ये है कि जब धामी जी जो योगी जी हैं, उनका हमारे प्रदेश के लिए क्या योगदान है? हम तो ये कह रहे हैं कि जब हर जगह ये जाके ये फैला रहे हैं कि योगी जी हमारे प्रदेश से पैदा होके इस जगह पे गए हैं, तो हमारे प्रदेश के लिए उन्होंने क्या किया? क्योंकि बहुत से सवाल ऐसे हैं जो आज भी उत्तर प्रदेश के पास अटके हुए हैं। आप ये सोचिए कि हमारी ऐसी परिसंपत्तियां, जो कि हमारा संविधान भी हमें अधिकार देता है कि हमारे सीमा क्षेत्र के अंदर जितने भी जगह होगी, जितना भी चल अचल संपत्तियां होंगी, उसी राज्य की होती हैं। आप देखिए पूरे 28 राज्यों में यही है कि उसके सीमा के अंदर जो भी चल अचल संपत्ति है वो उसकी है। लेकिन उत्तराखंड की संपत्ति पे आज भी उत्तर प्रदेश का अधिकार है। तो जब हमारे धामी जी योगी जी के इतने अच्छे मित्र हैं, इतना अच्छा इनकी बनती है, तो आप अपने इन परिसंपत्तियों के विवाद को सुलझाते क्यों नहीं है? हम आज तक भी उत्तर प्रदेश का मुंह क्यों देखते हैं? चाहे फॉरेस्ट एक्ट हो, चाहे सिंचाई विभाग की जमीन की बात हो, इन सब के लिए हम उत्तर प्रदेश का मुंह क्यों ताकते रहते हैं? क्योंकि हमारी परिसंपत्तियां आज भी उनके कब्जे में है। देखिए हमारी ना ये बहुत पुरानी आदत है कि हमारा सिर्फ नाम का टैग उस पर लगा होना चाहिए। हम उसकी पूरा इतिहास और उसको हम इतना करीबी व्यक्ति बना लेते हैं कि उसके बिना हमारी गाड़ी नहीं चलेगी। आज कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर जो शोर था, जो मोदी के चेहरे पे असर थोड़ा कम हुआ है, तो उस असर को कैसे कवर किया जाए? अब वो एक नया उन्होंने चेहरा अपने हाथ में पकड़ लिया कि धामी जी जो है सिर्फ नाम के आगे धाकड़ लगाते हैं, लेकिन अगर उनकी कार्यशैली देखी जाए बिल्कुल जीरो, मैं कहूंगी कि धरातल पे उनका कोई भी काम नहीं है। तो एक सहारा की आवश्यकता है, जो सहारा वो योगी के नाम से ले रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम, ये दोनों जोड़ी जो है उत्तराखंड को बहुत ही डेवलप कर देंगी, बहुत ही विकास तक पहुंचाएंगी। तो अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो आज तक देखिए जो धामी का जो कार्यकाल है, 2 बार का कार्यकाल उन्होंने मुख्यमंत्री बन के यहाँ पे रहा है। और अगर आंकड़ों की करें तो हमारा प्रदेश आज महिला अपराध में नंबर 1 पे है। हमारा प्रदेश आज अब्यूज नंबर 1 पे है। हमारा प्रदेश आज डेमोग्राफिक चेंज पे नंबर 1। चलिए, कई गंभीर सवाल आप और ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकेंगे। ब्रेक के बाद में जरूर बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता हैं, उनसे सवाल के जवाब लूंगी। आप सभी बने रहिएगा। देखिए, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों की जनता ने बीजेपी को बहुत दिया। अब गंगा सागर से गंगोत्री तक बीजेपी नजर आई है। बीजेपी का मनोबल बहुत हाई है, जोश पूरी से हाई है। लेकिन सवाल यह है कि 27 की अग्नि परीक्षा क्या बीजेपी के लिए बड़ा करने का समय है, और 27 की परीक्षा क्या पार कर पाएगी, पास कर पाएगी? इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 26 की जंग जीतने के बाद अब बीजेपी की निगाहें 27 की जंग में है। 27 की अगर बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा समेत कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी बिल्कुल रिस्क टेकिंग मूड में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि यूपी और उत्तराखंड में एक बार फिर से जीत की हैट्रिक लगाई जा सके। लेकिन सवाल यही है कि योगी और धामी की ये जोड़ी क्या असरदार और कारगर साबित होगी? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान लगातार मौजूद हैं। राजेश जी, जिस तरह से मीनाक्षी जी ने भी सवाल किया कि वैसे तो आप खूब डबल इंजन की सरकार का ढिंढोरा पीटते हैं,
उत्तराखंड और यूपी दोनों में ही आपकी सरकार है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। योगी और धामी की केमिस्ट्री कितनी अच्छी है, जुगलबंदी कैसी है, वो भी प्रमाण किसी से छिपे नहीं है। तो जब इतनी अच्छी केमिस्ट्री है, इतनी अच्छी केमिस्ट्री भी है, साथ में डबल इंजन का साथ भी है, केंद्र का साथ भी है, तो जो विवाद है जमीन को लेकर, संपत्ति को लेकर, वो सुलझा लीजिए ना। रिया जी देखिए, यूकेडी कांग्रेस बेशक यहाँ पे अलग अलग फ्रेम्स में बैठी है, लेकिन ये सबको पता है, सर्वविदित है कि राजेश जी यूकेडी सवाल का जवाब दीजिए। अपने समय पे आप मत पूछिए, सवाल का जवाब दीजिए। आप तय नहीं करेंगे मैंने क्या बोला, आप तय नहीं करेंगे। मुझे पता है बी टीम बोलने में डिबेट को डाइवर्ट मत करिए, बी टीम बोलने में तकलीफ होगी, मैं जानता हूँ, इसलिए अपने समय पे बोलिए। डाइवर्ट मत करिए, डिबेट को डाइवर्ट मत करिए, जो सवाल है उसका जवाब दीजिए, क्योंकि जवाब जानता हूँ आपकी, मैं आपकी परेशानी में जानता हूँ। कांग्रेस की बी टीम होते ही तकलीफ शुरू होगी, मैं जानता हूँ आपकी बात को, क्योंकि आप जब जब डिबेट में बैठे, मुझे पता है फ्रेम दो है, लेकिन कांग्रेस की बी टीम आप है, पूरा प्रदेश जानता है, मुझे मत बताइए। दूसरा, परिसंपत्तियों की बात करी इन्होंने, जब जब इनको जनता ने भरोसा जताया, ये वो पार्टी है जो 40 साल पुरानी इस प्रदेश के अंदर, चाहे यूपी का टाइम रहा हो या अभी उत्तराखंड का टाइम है, और भारतीय जनता पार्टी भी वो पार्टी है जो 40 साल से इस देश के अंदर है। आज भारतीय जनता पार्टी नीति और रीति पे परिसंपत्तियों का मीनाक्षी जी आप मत बताइए मुझे क्या बोलना है, आप मत बताइए क्यों नहीं हुआ। आप, मैं बताऊंगा ना, मैं बताऊंगा क्यों नहीं हुआ, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। आप मेरी समझ पूरी ठीक है, मुझे मेरी समझ बिल्कुल ठीक है, मेरी समझ बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको मुझे लग रहा है बेचैनी हो गई है। रिया जी, मैं बोलने वाला कोई बेचैनी हो गई है, आपको बेचैनी हो गई है, मुझे पता है आपको बेचैनी, आपकी बेचैनी जानता हूँ मैं, नहीं हुई है, सवाल बेचैनी इसलिए हुई है, बेचैनी इसलिए हुई है, बेचैनी इसलिए हुई है, बेचैनी इसलिए, सुन लीजिए, बेचैनी इसलिए हुई है क्योंकि ग्राम प्रधान भी आएगा, बेचैनी इसलिए है क्योंकि ग्राम प्रधान भी आपको, राजेश जी हम तो कह ही रहे हैं, फिर भी मुख्यमंत्री आपके, धामी जी आपके, योगी जी आपके, उसके बावजूद मीनाक्षी जी परेशान मत होइए, आपके झूठ का जवाब है मेरे पास, आपके झूठ का जवाब है मेरे पास, आपका झूठ है ना, आपका झूठ मैं बता रहा हूँ ना कैसे, आपका झूठ मुझे पता है कैसे, आपका झूठ ये कैसे मैं बताऊंगा ना, 2 मिनट सब्र तो कीजिए, झूठ कैसे मैं बताता हूँ। रिया जी हम कहां पे थे, हम यहां पर थे कि 40 साल पुरानी यूकेडी और 40 साल पुरानी भारतीय जनता पार्टी, और दोनों का आज स्तर कहां पे आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। ये वो पार्टी के लोग हैं, जब इनके विधायक चुने जाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर का स्तर इनको मिलता है, तो उस कैबिनेट मिनिस्टर बनने के समय इन्होंने कभी भी परिसंपत्तियों का शोर मचा रहे हैं, चुनावी वर्ष में इन्होंने कभी परिसंपत्तियों की बात उस समय नहीं उठाई। जो जल जंगल जमीन की, जल जंगल जमीन की जो बात कर रहे हैं वो कहाँ, जानकारी नहीं है तो मत मुझे मेरी जानकारी आप तय मत कीजिए ना, मुझे मत बताइए मेरे को क्या जानकारी है, आप तय मत कीजिए, आप तय मत कीजिए, मुझे क्या पता क्या नहीं पता, मैं तो जानता हूँ आपको कुछ नहीं पता है, आप किन बिंदुओं पे समर्थन दिया गया था, कुछ दिन से यूकेडी में आई है मुझे मालूम है, और कुछ दिन के बाद चुनाव के बाद आप पार्टी बदल लेंगे, ये भी पता मुझे, ये चुनाव खत्म होते ही दल बदलेंगे, आप दल बदलेंगे, तुरंत दल बदलेंगे, आप तुरंत दल बदलेंगे, आप तुरंत दल बदलेंगे, आप तुरंत दल बदलने वाली है, ये मैं अभी बता रहा हूँ, बदलने वाली है, आप तुरंत दल बदलने वाली है, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, आप तुरंत, तो आप मेरे पे मत तय कीजिए ना, मुझ पे तय मत कीजिए ना, मैंने क्या बोलना है, आप तय मत कीजिए ना, मैंने क्या बोलना है, नहीं आप दोनों से रिक्वेस्ट है मीनाक्षी जी और राजेश जी, प्लीज पर्सनल कमेंट्स नहीं। परिसंपत्तियों का विवाद अभी तक सुलझा क्यों नहीं है? जब मैं कुछ बोल रहा हूँ, आपने एक सेकंड मीनाक्षी जी डिबेट में है, राजेश जी मुझे एक चीज बताइए सर, आप हम सबको पता है बीजेपी की सफलता से हर कोई वाकिफ है, सबको पता है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबको पता है गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक अब भगवा ध्वज है, कमल खिला हुआ है, सर बात मुद्दे पर कर लीजिए ना जो वो पूछ रही है। सुनिए रिया जी, मैं कह रहा हूं मैं 45 मिनट से डिबेट में, क्या मैंने किसी के बीच में बोला? मैंने सबकी बातें सुनी और संयम से मैं सुनता हूं, तब मेरी बारी है तो बीच में इंटरप्ट तो ना करें। आप समय वो लोग हैं ना, आप तय मत कीजिए ना, आप तय मत कीजिए, आप अपना संयम अपने पास रखिए, मेरे समय पे मत बोलिए, मेरे समय पे मत बोलिए ना, मेरे समय पे मत बोलिए, मेरे समय पे मत बोलिए, आपको पता है ना, मेरे समय पे मत बोलिए, आप मेरे समय पे मत बोलिए, आप मेरे समय पे मत बोलिए ना, आपको पता ही नहीं है कि परिसंपत्तियां क्यों नहीं बट पा रही हैं, आपको पता ही नहीं है परिसंपत्तियां क्यों नहीं बट पा रही हैं, परिसंपत्तियां जिस समय जिस राज्य के पास होती है, मैं तभी तो आप चुप तो हो जाइए, सब्र तो कर लीजिए, थोड़ा सब्र तो कर लीजिए, थोड़ा पेशेंस, तभी तो आप बताएंगे। यूकेडी तो वो दल है जो अभी इस चुनाव के बाद दिखेगा भी नहीं प्रदेश में, ये भी लीजिए आप,
क्योंकि आप आप लोगों ने इस बात अपना की चिंता मत करिए। मैं चिंता करूंगा ना, चिंता आप करूंगा, अपनी डिबेट में चिंता बैठो तो करिए, चिंता आप अपनी करूंगा चिंता करिए, मैं आप डिबेट में अपनी बैठो चिंता तो करिए चिंता राजेश करूंगा। जी, और सवालों की चिंता करिए। सवाल जो पूरे जनता मेरे इस पास चुनाव में सवाल- आपसे सवाल करने वाली है ना, उसकी जनता चिंता ने करिए। जनता ने जवाब ठीक है, दिया है, चिंता सवाल करिए। का। जनता ने आपने चुनकर जवाब राज्य दे का दिया। हाल बर्बाद ठीक है किया ना, मीनाक्षी जी, उसका मैम सवाल प्लीज, जनता ने कैसे चुनकर उसके जवाब जवाब दे पूरा दिया कर है। लेने दीजिए सर। परिसंपत्ति- आप मुद्दे पर बात कर लीजिए राजेश जी, जो सवाल उन्होंने पूछा आप जवाब दे दीजिए। रिया जी, परिसंपत्तियां यूपी के टाइम से जब उनके अधीन हुआ करती थी, 2002 में पहली चुनी हुई सरकार नरेंद्र तिवारी जी की जब सरकार आई, वो इतने बड़े और ऐसा विराट व्यक्तित्व था। अगर ये कार्य इतना आसान होता तो एक पहली चुनी हुई सरकार परिसंपत्तियों का बंटवारा पहले कैबिनेट में करवा चुकी होती। संविधान तो यही कहता है। अब इसमें इन्हीं आसान से और पूछ गलत लीजिए क्या हो मैडम गया? जवाब आप, रिया जी इन्हीं से जवाब ले लीजिए आप। नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे ना तो डिबेट हो पाएगी ना डिस्कशन हो पाएगा। आप दोनों से रिक्वेस्ट है, आप दोनों ही अपने अपने टर्न में बोलिएगा। राजेश जी आप पहले कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगी। पहले ये तय कर लीजिए रिया जी, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इनको बीच में बोलना तो पहले ये अपना वर्जन बोलने, फिर चलिए आप मुस्कुरा गई है वो सर, आप नहीं ये मुस्कुरा के बोलिए। कांग्रेस आप की दीजिए, पक्षधारी आप जवाब करेंगी दीजिए, ये तो मुस्कुरा वो मुस्कुरा गई, आप भी थोड़ा कूल डाउन कर लीजिए सर। परिसंपत्तियों एक पूरे पैनल में सबके हंसते मुस्कुराते चेहरे हैं, आप ही थोड़ा सीरियस नजर आ रहे हैं सर। सीरियस इसलिए मैडम, मैटर सीरियस है, ये सीरियस नहीं ले रही है उसको, बोलकर बीच बीच में इंटरप्शन करने लग गई, क्योंकि इनको पता है परिसंपत्तियों का जो मामला होता है यूपी के टाइम पे, जिनकी परिसंपत्तियां जो उनके अधीन थी वो आज भी उनके अधीन है। हम क्या, कोई भी सरकार आए, चाहिए कितनी बातें कर लें, कितना ही यहाँ पे झूठ परोस लें, इनको भी पता है कि जब जब ये कैबिनेट में थे इन्होंने कभी जल जंगल जमीन की बात नहीं करी, परिसंपत्तियों की बात नहीं करी, प्रदेश के सुख दुख की बात नहीं करी है। आज ये जब जनता के बीच में नहीं चुने जा रहे तो कांग्रेस की बी टीम बनकर उनके लिए काम कर रहे हैं। तो मेरा यह कहना है कि परिसंपत्तियों का विवाद जरूर केंद्र और प्रदेश मिलकर इन परिसंपत्तियों के विवाद को जरूर दूर करना चाहिए, और निश्चित रूप से शायद इस बारे में वैसे कहीं तो बात कहा भी हो जाता रही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पीएम मोदी के चहीते हैं, वो इन्हें धाकड़ धामी कहते हैं, धुरंधर धामी कहते हैं। चाहे तो क्या कुछ पहल की गई है? नहीं सीएम धामी ने क्या पहल ऐसा की? नहीं होता, ऐसा नहीं होता। नहीं सर, अगर परिसंपत्तियों को लेकर विवाद है तो उसके लिए क्या पहल की गई, आप बताएंगे ना जनता को? नहीं देखिए, पहल जब जब यहां से माननीय मुख्यमंत्री जी वहां गए हैं, बेशक वो चीज अभी सार्वजनिक नहीं हुई या हुई होगी, वो मेरी असल में जानकारी नहीं है, मैं कुछ भी अपनी तरफ से कह दूं तो बिल्कुल खराब बात होगी। परिसंपत्तियों के विवाद को सुलझाने के लिए चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे मुख्यमंत्री, चाहे अब हमारे धामी जी मुख्यमंत्री है, उन्होंने जरूर इसमें प्रयास किया और पहल की गई है। मैं ये मानकर चलता हूं कि वो जितना सफल हो पाएगा, वो प्रयास जितना सकारात्मक हो पाएगा, जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर अपना काम करेंगे। लेकिन उस शगुफ्ते को छोड़कर अपने कार्यकाल के समय कभी प्रदेश की चिंता ना करना, कभी जल जंगल जमीन की बात ना करना, परिसंपत्तियों की बात ना करना, और आज एकाएक चुनावी वर्ष में इनको परिसंपत्तियों की याद आ रही है, ये दुखद है। जवाब दिया करिए ना, आप यूकेडी पुराण मत गाया करिए प्लीज। इसलिए पुराण गा रहा हूं क्योंकि आप लोग लुप्त होने वाले हैं, तो मैं चाहता हूं ये डिबेट बनी रहे। तो इतनी चिंता क्यों है? आप इतनी चिंता क्यों है? क्योंकि क्योंकि इंद्रमणि कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी हिलती हुई नजर आ रही है आपको। इंद्रमणि बडोनी सच्चे आदमी थे, आपको अपनी दिवाकर कुर्सी भट्ट जी हिलती हुई सच्चे नजर आ आदमी रही है थे, राजेश जी। विपिन चंद्र से जोशी जी सच्चे आदमी थे, लेकिन अब विपिन चंद्र त्रिपाठी जी थे, तो मैं चाहता नहीं, ठीक से पढ़िए। तो या आपने बता दिया, मैं रिपीट कर दूं, त्रिपाठी जी, लेकिन आप लोग झूठे लोग हैं, तो झूठे लोगों की बात को इस तरह से जवाब देना जरूरी, क्योंकि आप लोग लुप्त होने वाले हैं। बिल्कुल है, इसलिए जनता चुन रही है, तभी जनता चुन रही है ये हाल सर, इसलिए जनता चुन रही है। आप लोग सड़कों पे घूमिए, कहीं जाइए, आपको कोई नहीं चुनने वाला है। जी सर बताइए। अभिषेक भंडारी से सवाल है। जी सर बताइए। रिया जी, आज भी फिर दोबारा आज जो ये टॉपिक है योगी प्लस धामी 2027 विधानसभा चुनाव, योगी से अभी भी बता रहा हूं, योगी से अपराध कांपता है और धामी जी से अपराध गले लगता है। ऐसा क्यों? आप आए दिन अपराधियों की उत्तराखंड घर बनता जा रहा है। अब मैं भाई प्रेम पंचोली जी ने, उन्होंने बोला कि डिबेट से भटका रहे, चाहे राजेश बिस जी को बोला होगा चाहे हमें बोला होगा, वो अलग मैटर है। लेकिन योगी और धामी की जो जुगलबंदी है, अगर वाकई में जुगलबंदी है तो इस तरह से ये नहीं होना चाहिए कि उत्तराखंड जो देवभूमि है हमारा, वो विकास की राह पे चलना चाहिए। हम विपक्ष में हैं और हमेशा विपक्ष ने इनके सही कामों की सराहना करी है, आप आए दिन देखते होंगे। लेकिन जो गलत काम है, भंडारी जी कौन से कामों की सराहना करी? मैडम जी, चारधाम ऑल वेदर प्रोजेक्ट का काम फिनिश होने वाला है, खत्म होने वाला है, क्या कांग्रेस ने सराहना कर दी?
पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, वेडिंग डेस्टिनेशन उत्तराखंड को बनाया जा रहा है, क्या कांग्रेस ने सराहना कर दी? मैं आपको अभी बताऊं, दिल्ली से देहरादून की दूरी अब मात्र 3 घंटे में सिमट गई है, क्या कांग्रेस ने सराहना कर दी? बिल्कुल सराहना करी मैम, हम आपके चैनल पे कई बार रहे हैं और हमने भी तारीफ करी है और हमारे बड़े नेताओं ने तारीफ करी है। ऐसे जो अच्छे काम होंगे उनकी तारीफ होगी, ऐसा नहीं है कि तारीफ नहीं हुई है। और एक चीज अभी बताऊं, इनके प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अगर माना कहीं दूसरी जगह कोई जीतता होगा ना, उसको कभी बधाई नहीं देते हैं। हमारे बड़े नेताओं ने हमेशा, चाहे सत्ता तभी भी इनके नेताओं को बधाई दी है। ऐसा आप रिया जी, आप बिल्कुल इस तरह से बातें न करें। मैं आपकी बात, क्योंकि भाई ये पब्लिक डोमेन में हर चीज है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, योगी से अपराध कांपता है, हम आज भी स्वीकार कर रहे हैं। सर मुझे याद है एक घटना का मैं जिक्र करती हूँ, ज्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक घटना मेरे जहन में आ रही है इस वक्त। हरीश रावत जी का एक बार एक्सीडेंट हुआ था कुछ साल पहले काशीपुर में और उसके बाद शायद उनकी तबीयत भी खराब हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मिलने पहुंचे थे, हालचाल भी जाना था। अब बताइए। नहीं, पुष्कर सिंह धामी जी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। पुष्कर सिंह धामी जी कई बार उनके यहाँ जाते हैं, मौके पे जाते हैं, ऐसा नहीं है। और जो कई बार कैबिनेट के निर्णय या मुख्यमंत्री के निर्णय होते हैं, हरीश रावत जी ने, आप देखते होंगे, उनके ट्वीट करते हैं, उनके जितने भी सोशल मीडिया उस पे हैं, हमेशा जिस पे तारीफ करनी है तारीफ भी करते हैं। जाकर धामी भी बोलते हैं कि आप जो अच्छा काम कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। लेकिन जो ये निंदा प्रस्ताव लाए, आप बताइए, महिला अपराध इस तरह से किस कदर बढ़ रहा है और आप क्या दुनिया को या देश को या प्रदेश की जनता को बरगलाने के लिए आप महिला आरक्षण की बात करते हैं? अगर आपके मन में महिला आरक्षण इतना है तो 70 सीटों पे दे दीजिए। और आपको अभी बताऊं, जो ये बंगाल की बात कर रहे हैं, बंगाल में 15 सालों से 3 टेन्योर से ममता बनर्जी का शासन था। अब कई बार अच्छा शासन या बुरा शासन जो भी होगा, एंटी इनकम्बेंसी थी, हार गई। वो ऐसा नहीं कि भाजपा ने ही कोई बड़ा जादू कर दिया, उनकी एंटी इनकम्बेंसी भी काम करी होगी। और इसी बात से घबराए हैं धामी जी कि यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी किधर है, कि कदर है। सर्वे में कई बार देखा जा रहा है कि कितने विधायकों के भंडारी जी, मैं ये समझूं आप लोग भी इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि धामी के खिलाफ नहीं, बिल्कुल मैम, आप एक चीज बताइए, कांग्रेस कुछ मेहनत ना करे और एंटी आपको चुनाव जिताएगी। हर दिन नहीं, आप यही तो बोलना चाह रहे हैं ना कि कोई पार्टी कुछ मेहनत ना करे, ग्राउंड पे ना जाए और आप लोग आराम से। नहीं सर, मुझे एक चीज बताइए भंडारी जी, गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर 15 दिन कैंप किया, उन्होंने मेहनत नहीं करी? क्यों नहीं करी? हम जिस चीज के लिए, लेकिन स्पीच तो ना करें ना सर। सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी के बल पर अगर चुनाव जीत लिए जाते तो आप लोग भी शायद यही इंतजार कर रहे हो कि बीजेपी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो उत्तराखंड की जनता में और आप लोग कुछ ना करें, जनता के पास ना जाए, जनता के सवाल ना उठाए, आप लोग चुनाव जीते। मैं आपकी बात का एक जवाब दे रहा हूँ। 2017 से आज 2026 आ गया, ऐसा कोई दिन बताइए। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हैं, उनका आए दिन कार्यक्रम होता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जितने भी रहे, करण मेहरा, गणेश गोजाल जी, आए दिन हर दिन सदन से लेकर सड़क पे हैं। हमारे विधायक जब भी सत्र शुरू होता है सरकार की, ठीक है जी, और सड़कों पे भी है, तो क्या इसके अलावा और क्या करेंगे? ठीक है, प्रेम पंचोली जी, सब जगह। भंडारी जी कह रहे हैं हमारे नेता सड़क से लेकर विधानसभा तक जनता के मुद्दे उठाते हैं, आए दिन उनके कार्यक्रम होते हैं, जनता के बीच जाते हैं। और मैं वीडियोस भी देखती हूँ, हरीश रावत जी के भी हैं, गणेश गोदियाल जी के भी हैं, एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो बावजूद इसके अगर बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि योगी और धामी की जोड़ी हमारे साथ मोदी का भी आशीर्वाद है, फिर चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह तो है ही, और जो ग्राफ उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो बीजेपी का काफी स्टेबल रहा है। लोकसभा चुनाव में भी 5 की 5 सीटें लगातार बीजेपी के खाते में, विधानसभा चुनाव में भी पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में हुआ जब वो ट्रेंड बदला कि एक साल बीजेपी, एक कार्यकाल में बीजेपी, फिर उसके बाद 5 साल बाद सरकार बदल जाती थी। तो लगभग देखा जाए अगर कांग्रेस मेहनत कर रही है तो, और यूपी के ग्राफ का वही है, इतनी पुरानी पार्टी लेकिन सीटों में तब्दील नहीं होता शेयर। मैं आपको 2-3 उदाहरण दे सकता हूं कांग्रेस के, कि कांग्रेस ने जितने भी मुद्दे उठाए हैं, ऐसा नहीं कि राज्य हित में कोई मुद्दा ना हो, लेकिन उस मुद्दे को इन्होंने राजनीतिक रूप नहीं दे पाया, उसको वोट में नहीं तब्दील कर पाए ये लोग। तो ये इनकी पता नहीं क्या मैकेनिज्म है। मैं आप एक एग्जांपल दूंगा कि जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, मैं उस मैकेनिज्म से आपको ये समझाना चाहता हूं। हमारे जो ये नौजवान साथी प्रवक्ता कांग्रेस के और यहाँ सब लोग जुड़े हुए हैं,
जी। मैंने हमारे पहाड़ के कुछ लोग आए जो ना कांग्रेस भाजपा से थे, न सीधे लोग थे, उन्होंने कहा यार मेरा हमारे कागज है, मुख्यमंत्री को देना है। परेड ग्राउंड कार्यक्रम था, तो उन्होंने वो कागज, संजीव नाम टाइप का कुछ नाम है जो मुख्यमंत्री के आजू बाजू रहते थे, उन्होंने उसको दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ वही थे कार्यक्रम अधिकारी, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, स से कुछ है। तो रिया जी, आप बिलीव करेंगे, उस व्यक्ति ने उनका कागज फेंक दिया, मैं तुम्हारे कागज के लिए हूं। फिर मैंने वो कागज उठाया, तो हम खड़े थे वहां पे, तो हरीश रावत जी मीडिया को से, कोई भी मुख्यमंत्री हो या कोई भी नेता हो, मीडिया से तो बात करते हैं, तो उन्होंने मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखा, प्रेम जी कैसे, मैंने उनको कागज दिया, मैंने कहा ये पहाड़ का कागज है। उस कागज पे एक्शन हुआ, लेकिन आप बताओ कि ये मुद्दा क्यों नहीं बन पाया। जब हरीश रावत के कार्यक्रम अधिकारी कागज फेंक देता है, तो क्या वोट मिलेंगे इनको? नहीं मिलेंगे। ऐसे इनके जितने भी इशू ये लोग उठाते हैं, वो इशू सिर्फ उठते हैं और उसके बाद पता नहीं कहां चले जाते हैं, फुर हो जाते हैं। तो ये पब्लिक के बीच में अपना कॉन्फिडेंस नहीं बना पा रहे हैं, ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी रही है। और ऐसा नहीं कि कोई भी मुद्दा, जितने मुद्दे कांग्रेस उठा रही है वो राज्य हित में ही हैं, यानी वो जनता का भरोसा नहीं जीत पा रहे, यही वजह है कि वो जो है वोट नहीं ला पा रहे। भंडारी जी से मैं जवाब लूंगी, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप सभी बने रहिएगा, आगे भी इस चर्चा को जारी रखेंगे। तो देखिए, बंगाल और अब भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब बीजेपी का पूरा फोकस आगामी चुनाव में है। पार्टी नेताओं को पूर्ण विश्वास है कि यूपी में योगी तो उत्तराखंड में धामी की जोड़ी 27 के चुनाव में सब पर भारी पड़ेगी। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ। क्या योगी और धामी की जोड़ी, प्रधानमंत्री मोदी का आशीर्वाद बीजेपी के लिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में रास्ता कर पाएगा आसान? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान लगातार मौजूद हैं। काफी कम समय है, भंडारी जी जल्दी से आप अपनी बात कर लीजिए पहले। रिया जी, अभी प्रेम पांचोली जी ने बोला है कि कांग्रेस के पास माने मुद्दे तो उठाते हैं लेकिन डिलीवर नहीं कर पाते हैं। कोई इतना बड़ी बात नहीं है कि डिलीवर नहीं कर पाते हैं। सरकार थी 2017 तक, उसके बाद चेंज हो गई, हो सकता है दोबारा 2022 में अब कुछ कारणों से हो गया, ऐसा कभी लोकतंत्र में होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, भाई साहब ने अभी बोला, प्रेम पांचोली जी ने, कि किसी ने कागज फेंका और भाई साहब ने उठा के माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया, तो मुख्यमंत्री उन्होंने बताया अपने इस चैनल पे कि उन्होंने उस पे एक्शन हुआ है। तो कितनी बड़ी बात है, माननीय मुख्यमंत्री कितने संवेदनशील हैं कि उनकी हर बात पे कि भंडारी जी बिल्कुल सही है। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कांग्रेस में जिस तरह से अंदरूनी कला है, उसके बाद अगर देखा जाए नेतृत्व की कमी, क्योंकि एक बड़ा चेहरा आप प्रोजेक्ट नहीं कर पाए? बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस में कोई अंतरकलह नहीं है, ये खाली फैलाया हुआ एक प्रोपेगेंडा है। मैं आपको बताऊं, बटी नहीं है क्या किसी से छिपा है भला? आप चलो कोई बात नहीं, चलो आप बोल सकते हैं, मैं ये मना नहीं हूं, लेकिन आप बताइए, माननीय सांसद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने संसद से कई बार प्रदेश की जो सरकार है, धामी की सरकार को, कि ये इस तरह से काम नहीं कर रही है, खनन माफिया हो रहे हैं, इस तरह के मुद्दे उठाए हैं। और उसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी, मैं फिर से लूंगी इसका जवाब मीनाक्षी जी उससे पहले। सर, समय कम है सर, माफी के साथ रोक रही हूँ। मीनाक्षी जी, जब बात यूकेडी की आती है, क्षेत्रीय पार्टी है, जिस तरह से इससे पहले आप भी जिक्र कर रही थी, काफी लंबा एक इतिहास है। इस पार्टी का गठन ही मूल जो निवासी है उनके मुद्दे उठाने के लिए किया गया, लेकिन क्या यूकेडी प्रोजेक्ट कर पा रही है अपने आप को उस ढंग से जिस ढंग से करना चाहिए था, कि जनता विश्वास भी करे, वोट भी दे और वो वोट तब्दील भी हो? क्योंकि देखा जाए तो यूकेडी का ग्राफ भी बहुत जो है स्टैटिक रहा है, बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दिव्या जी, देखिए, सबसे पहले तो हम कहेंगे कि जो आज की राजनीति अगर उसे स्टडी किया जाए तो राजनीति मुद्दों पे हो ही नहीं रही है। आप देखिए भाजपा किस मुद्दे को लेकर सत्ता में आई है, ये भी हम अच्छी प्रकार से जानते हैं, और उसका असर ये हुआ है कि उत्तराखंड के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव हुआ नहीं है। जो मुद्दे इसके राज्य गठन से पहले थे, वो मुद्दे आज भी वैसे के वैसे ही हैं। आज भी हम पलायन, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, इन सब का रोना आज तक रो रहे हैं। और ऊपर से इनसे देखिए, इनसे पूछिए कि योगी जी की पूंछ पकड़ पकड़ के ये कब तक 2027 का जो सपने पाल रहे हैं, कब तक पालेंगे? इनसे तो अपना भूमि सुधार कानून नहीं बना,
हम आज तक उत्तर प्रदेश के भूमि उन्मूलन, जमींदारी और उन्मूलन कानून को लेके चल रहे हैं। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश ने स्वयं उसको बदल के राजस्व संहिता 2006 कर दिया था, उसमें उसने बदलाव लेके आ गया था। लेकिन हम आज भी वही यूपी का पीछा समय कम है, मैं जल्दी से रहे। जवाब ले लूं बिष्ट जी से, इससे पहले वाइंड अप हो। बिष्ट जी, जो सवाल यहाँ पर मीनाक्षी जी ने पूछा कि जो असल मुद्दे हैं जिनकी जरूरत है जनता को, वो कहाँ है, उनके लिए क्या काम किया? पलायन रोकने के लिए आप लोगों ने क्या काम किया? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार देने के लिए क्या काम किया? जिन चीजों की जरूरत नहीं है उनके लिए आप काम कर रहे हैं, जैसे आपने मदरसा बोर्ड भंग कर दिया, के खिलाफ आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, वो कांग्रेस या जो विपक्षी दल है उन्हें समझ नहीं आता, यूसीसी को वो अनावश्यक या जरूरी नहीं मानते। तो जो असल मुद्दे हैं उनके लिए आखिर बीजेपी ने क्या किया? जल्दी से सर। प्रिया जी, प्रदेश हित में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जब जब समय समय पे उनके निर्देशानुसार या जन की मांग पर जो जनभावनाओं तक काम किए गए तो निरंतर विकास कार्य किए गए, इसलिए दोबारा भारतीय जनता को मौका मिला। फिर आपको कहना चाहता हूं, जितने घटक दल इस प्रदेश के अंदर हैं, खासतौर के अगर विलय भी कर लेगी कांग्रेस के साथ तो भी 2027 के चुनाव में एक सीट नहीं लाने में, इनके साथ विलय करने के बाद भी और जिम्मेदारी देखना भी जरूरी है। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। देखिए, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार है। दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बंगाल की जीत के बाद अब बीजेपी का पूरा फोकस उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पर है। लेकिन क्या ये जोड़ी, यानी योगी और धामी की जोड़ी, साथ में पीएम मोदी का आशीर्वाद, सचमुच बीजेपी की नैया लगा पाएगी पार? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ क्वेश्चन आवर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।